बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। चैप्टर 11 प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, लेक्चर 34 परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। अगर अभी तक आपने पिछले रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर कंटिन्यूसली देख लिए हैं तो अब आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी अब कि हम जिस सीक्वेंस से आ रहे हैं, हम रिस्क को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अभी आपको समझना आसान होता जाएगा। अब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में, अब इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को समझना में आसानी रहेगी कि हम रिस्क इवेंट्स के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। अब तक हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव, अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पिछला चैप्टर हमने डिस्कस किया। अभी इस लेक्चर में इसमें हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, इनपुट टूल टेक्निक्स को जो मेजर चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करने चाहते हैं। अब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में हम क्या करें, क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वालिटेटिव वैल्यू को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट थोड़ा सा रिस्की है, उसके लिए मुझे रिज़र्व चाहिए। भाई कितना रिज़र्व चाहिए, दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने, मतलब कि आपको अगर जो आपके रिस्क इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हो उसको टैकल करने के लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिए, उसमें हमें कुछ रिजर्व्स चाहिए। कितने चाहिए भाई, वो आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। हम रिस्पॉन्स बनाएंगे यार, कुछ रिस्की इवेंट्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डैमेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ रिजर्व चाहिए, कुछ हमें एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। कितना चाहिए भाई, उस वही मकसद है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के लिए। हम देखते हैं कि यार आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक्सपोजर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, in terms of money, in terms of cost, in terms of schedule, in terms of other resources। इस सारे टर्म्स हम देखने की कोशिश करते हैं कि रिस्क को अब कम टैकल कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट को अचीव करने की कितनी प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं आपने जो प्लान बनाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने % आप कॉन्फिडेंट हैं, how much you are confident to complete that objectives, to achieve that objectives with the available resources and limitations and constraints। जो constraint limit कितने % आप कह सकते हैं। हम कहते हैं हम 95% कॉन्फिडेंट हैं। तो बेस क्या है उस बात की बेस क्या होगी, तो बेस फाइंड करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। अभी इसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो जो आंसर है वो कैसे करेंगे। तो जो आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, इस प्रोसेस के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद आप कॉन्फिडेंट से कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट को इन सारे रिसोर्सेज के होते हुए मैं 95% 97% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा रिज़र्व्स हमें चाहिए, कितने रिज़र्व चाहिए वो यहाँ पे हम अभी फाइंड आउट करेंगे। उसका एक प्रोसीजर वो डिस्कस देख लेंगे। इसमें जो रिस्क को फ़ौरन से पहले जिस पे अटेंशन देखें, जब से हम रिस्क आइडेंटिफाई जैसे ही करेंगे वहीं पे मैं पता लग जाएगा किन को फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स चाहिए, किन इवेंट्स को। तो वो हम शुरू से हम ये बात कर रहे हैं। आपके जो प्रोजेक्ट बेस लाइन्स है, परफॉर्मेंस बेस लाइन्स जो आपने ड्रॉ की हैं, उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे जब हम ये रिज़र्व्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने जितने परफॉर्मेंस बेस लाइन्स हैं उसको हम अपडेट करेंगे। अब देखिए ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस होता है। अक्सर लोग अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको नहीं मैनेज कर पाते। तो आप अगर रिस्क इवेंट्स को भी लेकर आते हैं तो ये काफ़ी थोड़ा नहीं काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। कैसे होगा देखते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क इवेंट्स को अगर आप कंप्लीटली ट्रीट करना चाह रहे हैं तो ये कितना कॉस्टली प्रोसेस। तो अक्सर प्रोजेक्ट में इसको स्किप किया जाता है, सिर्फ क्वालिटेटिव तक चले जाते हैं। क्वालिटेटिव बता दीजिए, जब रिस्क हैपन होगा, जब इवेंट रियल में सामने आएगा तब हम उसको रिस्पॉन्ड कर लेंगे। तो रिएक्टिव अप्रोचेस ज़्यादा देखने में आती है रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं रहती। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो अपने एग्ज़ाम के लिए, पीएमपी एग्ज़ाम के लिए आपको हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है, ये समझने वाली बात है। रिस्क रिस्पॉन्स सेक्शन में हम इसको देखते हैं कि रिस्क रिस्पॉन्स में हम कैसे देख लेते हैं। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसमें हम क्या समझने की कोशिश, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में हम क्या करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हाईएस्ट रेटेड रिस्क को आप कैसे ट्रीट करोगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारा पर्पज़ होता है। यहाँ पर उसी की ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो वो सारे इवेंट जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे उसको हम एनालाइज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स प्लान हम डिज़ाइन करते हैं, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, वही हमारा पर्पज़ होता है क्वांटिटेटिव में भी।
अच्छा जी, और सारी बात मैं डिस्कस कर ली, नेक्स्ट आती हूँ। सॉरी। सो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सिमुलेशन की। इफ़ व्हाट इफ़ सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, अगर ये चीज़ ऐसे हो तो क्या होगा, अगर ऐसे हो जाए तो जो चीज़ हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि इस हफ्ते में ये दिन इस तरह गुजरेगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कोई भी नहीं बता सकता कि आप कि आने वाले दिन आप कैसे मैनेज करेंगे या उसमें क्या होने वाला है। तो सिमुलेशन में हम व्हाट इफ़ सिचुएशन को देखते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ, डायरेक्ट वेरिएबल्स, इनडायरेक्ट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन से वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उन वेरिएबल्स को हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड उनका चेंज करते हैं, हाई करते हैं, लो करते हैं, देखते हैं हम प्रोजेक्ट को अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं कहता हूँ कि हमने मेरे प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक डेट पे कंप्लीट करना है या स्पेसिफिक कॉस्ट पे कंप्लीट करना है, सो इन दैट केस हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को अप्स एंड डाउन करते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं, माइनस नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे इसके काफ़ी सपोर्टिंग मटेरियल मौजूद है, काफ़ी कंटेंट है इसके बारे में। अभी जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँ सिर्फ पीएमपी एस्पेक्ट से, कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मोंटे कार्लो एनालिसिस में, सिमुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम व्हाट इफ सिचुएशन के साथ देख रहे हैं। अभी देखें, जैसे मैंने बताया था कि कॉस्ट जो पाथ का कन्वर्जन वाले एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये जब तक बी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती हम एफ को और ई को शुरू नहीं कर सकते। अब देखें टोटल डिपेंडेंसी यहाँ की, अगर कोई भी प्रॉब्लम इस एरिया में आती है तो अल्टीमेटली आपकी ये दोनों एक्टिविटीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी और इनकी ही वजह से आप अपने एंड डेट को मीट नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान से समझने वाली बात है। इसी तरह जब तक बी और सी कंप्लीट नहीं हो जाता आप एक्टिविटी ई को शुरू ही नहीं कर सकते, भले ही आपने एफ पहले कंप्लीट कर लिए, जब तक ई कंप्लीट नहीं होगा आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। वो सारी एक्टिविटी आपके लिए रिस्की हैं, ये सारी हम यही देखना चाहते हैं। अगर बी टाइम पर कंप्लीट ना हुआ या सी कंप्लीट ना हुआ टाइम पर तो क्या होगा, या पाथ डाइवर्जेंस और कन्वर्जन्स वाले जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, जो डिस्कस किए थे स्केजल नेटवर्क स्केजलिंग में, उसी को देखा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ हम किस तरह डील करेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। हम अनसर्टेनिटी को, उसके इम्पैक्ट को टोटल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे चेक करते हैं कि इसका में कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है इसकी, तो अनसर्टेनिटी को इम्पैक्ट के ऊपर लेकर आते हैं। अगर ये चीज़ हो गई तो इम्पैक्ट कैसे होगा, अभी तो हो ही नहीं ना, ये तो हमारे सामने तो नहीं होगी, हो जाए तो इसको हम देखते हैं। तो हम एसेस करते हैं कॉस्ट और स्केजल के इम्पैक्ट को, अगर ऐसा हुआ तो इस पर कितना इम्पैक्ट होगा, अगर वैसा हुआ तो कॉस्ट पे, स्केजल पे कितना इम्पैक्ट होगा, इसमें देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शायद हमने क्वालिटी 6 सिग्मा में कहीं बड़ा डिस्कस किया था कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ड्रॉप डाउन करते हैं कि कितने सिग्मा की वैल्यू हम अचीव करना चाहते हैं, 6 सिग्मा, 3 सिग्मा, 5 सिग्मा। जो सिग्मा की वैल्यू आई गेस 5 तो नहीं, सिग्मा 3, सिग्मा 6, मोस्टली सिग्मा 6 और सिग्मा 3 को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। पहले मैं चाह रहा था इसके लिए अलग से वीडियो बना लूँ, लेकिन हम इसी में इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज़ सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसको अब मैं समझाने की कोशिश। देखिए सीन ये है सिंपल सी, अब हमने एक प्लान किया है कि 5000 यूनिट्स की सेल होगी, पर यूनिट की प्राइस होगी इतनी, और उसके ऊपर हमें मिलेगा इतना प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू होगा, टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारी इतनी सेल होगी। पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी आती है, इतनी 12 रुपये पर यूनिट पे आएगी, तो इतने बन जाएंगे, जिसमें से माइनस कर लेंगे तो रेवेन्यू हो जाएगा इतना। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट आएगी, उसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 15,000। चलें जनाब, सुनने में बात बड़ी अच्छी लगी कि ये हमारा प्लान है, इतने यूनिट्स हैं, इतने रुपए पे हम बेचेंगे तो इतने पैसे बन जाएंगे। 5000 यूनिट्स वी आर गोना टू सेल एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ ईच, then multiply these two cells, so we have this value। ठीक है, पर यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, इतनी, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। अभी हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये वैल्यूज़, देखिए मैंने अब कहा था कि ये
जो वेरिएबल्स हैं, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल का इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंडेंट है। अब बाकी डिपेंडेंट कैसे हैं आप देखते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम ये प्राइस कितनी कम हो जाए, यूनिट प्राइस, फॉर एग्जांपल मार्केट के सिचुएशन कुछ इतनी वर्स हो जाए, इतनी ख़राब हो जाए, या इतनी वो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये प्राइस कितनी गिर जाए कि मुझे प्रॉफिट कुछ भी ना बचे। अभी हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 का। अब हम ये कहते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आप इसके फार्मूले पे हम फोकस हमारा नहीं है, हम सिर्फ बात को समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय टोटल सेल, तो कितना परसेंट, सॉरी गलत हो गया अगेन, कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट मेरे पास ये हुआ डिवाइड बाय टोटल सेल हमारी कितनी हुई, कितनी 15%। हम कहते हैं अगर इस प्राइस पे 15% का डिक्रीज़ हो गया, इस प्राइस में 15% का डिक्रीज़ हुआ तो कितनी हुई प्राइस, मतलब 3 मतलब 3 माइनस करते हैं 20 में से। अगर प्राइस गिर कर 17 हो गई, मतलब 20 माइनस 3 कितना हुआ, 17 हुआ। अगर प्राइस 17 हो गई तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, प्रॉफिट को तो आप भूल ही जाएंगे। 17 वो प्राइस है, 17 वो वैल्यू है। अगर प्राइस किसी भी वजह से गिरते गिरते 17 पर आ गई तो आपको 0 रुपीज़ मिलने वाले हैं, आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यही है व्हाट इफ सिचुएशन, कह रहे हैं हम कितने परसेंट का डिक्रीज़ आए, तो 15% का डिक्रीज़ हमने देख लिया। चलें एक बात, दूसरी बात हम ये कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट हैं उसमें कितना इंक्रीज़ आए, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कितना डिक्रीज़ आया कि हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट तो वो हुआ जनाब, परसेंटेज का साइन आ जा, अच्छा दोबारा इसको मैं देखता हूँ, इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास ये वाली है, यस, तो हुआ 25%। अगर ये वैल्यू 25% इंक्रीज़ कर गई, ये वैल्यू 25% इंक्रीज़ कर गई, मतलब 3 मतलब 12 प्लस 3 15। अगर मैं इसको 15 किसी भी वजह से मार्केट में ये वैल्यू अगर 15 पे चली गई तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे थ्रेश होल्ड हैं, थ्रेश होल्ड, यहाँ तक आके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर यहाँ चली गई बात तो आप जो सोच रहे हैं वो कतई नहीं होने वाला, उसे तो आप हाथ धो बैठिए। वो हम अब वो थ्रेशहोल्ड वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं नेगेटिव का, कहाँ तक बात जा सकती है, मैं कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ इस बात को। दूसरा फिक्स कॉस्ट को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट में भी इसी तरह आपका टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाई फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये हुई। इसमें मतलब कितना इंक्रीज़ हो जाए, इसमें कितना इंक्रीज़ आया तो आप अपने बिज़नेस से हाथ धो बैठने वाले हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 60% के साथ, कितना इंक्रीज़, अगर इस पे मैं इस वैल्यू में ये को ऐड करूं तो ये बन जाएगा 40,000। सेम लेट्स चेक, इसको ऐड किया मैंने इसके साथ, अगर ऐड करें तो देखिए 40%, 40 माइनस 40 आपके पास आ जाएंगे 0, तो आपके पास हो जाएगा 0। इसमें अगर 15 का इंक्रीज़ हो गया तो आप मतलब इतने तक बर्दाश्त कर सकते हैं। 25 में मज़ीद 15 ऐड कर दें तो ये बन जाता है 40। तो यहाँ तक आप अपने बिज़नेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिज़नेस के लॉस को, बिज़नेस के वेरिएशन को। दूसरे देखते हैं कि सेल वॉल्यूम जो है आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका रेवेन्यू, ये वाला कितने परसेंट तक आप इसमें वेरिएशन बर्दाश्त कर सकते हैं, 38% तक। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 40 जो है इसको अगर हम 38% से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 मतलब क्या कि इसमें अगर आपका डिक्रीज़ आ जाए, 40 में अगर 15,000 का डिक्रीज़ आ जाए तो आपके कितने हो जाएंगे, 40 में माइनस करते हैं ये वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा 25। सो 25 माइनस 25 आपके पास आ जाएंगे 0। तो ये वो वेरिएशंस हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम चेक करते हैं हम
किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, कहाँ तक हम फ्लैक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। आप ज़रा गौर से देखिए, ये है 15, ये 25, ये 60, ये 38, इसमें लीस्ट सबसे कम मार्जिन कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर 15 आपके पास। आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेल वैल्यू जो सेल की प्राइस है किसी भी तरह गिरनी नहीं चाहिए। अब हो गई प्लस पॉइंट, अपॉर्चुनिटी है, हम कोशिश करेंगे 20 से ऊपर को सेल करने की, तो आपके पास जो लीस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 20 - 3 17। अगेन अगर मैं इसको 17 कर दूं तो 0 0 पे चली जाएगी बात। तो यही सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि हम उन वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं कि वो कैसे, किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद बुक में भी नहीं समझाया गया, बताया गया, मैंने यहाँ पे कोशिश की। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम चेंज करके देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यही हमारे पास डिपेंडेंट, यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंटली आप देखें तो प्रॉफिट के साथ देखा जा रहा है, जो कि डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर। प्रॉफिट आता है आपके सेल के साथ, सेल आपकी इम्पैक्ट होगी, आपके सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स इम्पैक्ट करेंगे डेफिनेटली। यही था कॉन्सेप्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस का। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर। डोंट सेव। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का फार्मूला क्या है, AVM प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, उनका इम्पैक्ट दिया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने EMV फाइंड कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, EMV हमने फाइंड कर लिया, तो ओके फाइन। अब आते हैं डिसीजन ट्री पर। डिसीजन ट्री में देखिए, हमने एक सोल्यूशन अपनी इंडस्ट्री में, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एक सोल्यूशन लगा लिया, लेकिन हम कहते हैं आपने सोल्यूशन तो लगा लिया, लेकिन अगर आप इसको ड्रिल करवाना चाहते हैं, उसको मतलब रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करवाना चाहते हैं, आप उसको एक सिमुलेशन करवाना चाहते हैं। ड्रिलिंग मीन्स अब अपने एम्प्लॉयज़ को एक डेमो देना चाहते हैं। अगर वो सिचुएशन कुछ इस तरह की पैनिक सिचुएशन आकर हो जाए तो आप लोग कैसे डील करेंगे, उसको उसी तरह सिमुलेट करना, उसी तरह दिखाना, उसे कहते हैं ड्रिल कराना। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की ड्रिल अगर आप कराना चाहते हैं, उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, $2 लाख। और अगर नहीं कराना चाहते तो ओके फाइन, नहीं कराना चाहते ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, मैं ड्रिल करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर इंसिडेंट जब आकर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी होगी इतनी 25%, और उसका इम्पैक्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, $1,40,000 उसका इम्पैक्ट होगा। और अगर इंसिडेंट ना आकर हुआ तो ओके फाइन, नहीं हुआ तो नहीं हुआ फाइन। मैंने ड्रिल नहीं करवानी, मुझे ये कॉस्ट नहीं लेनी, ऑलरेडी हम बहुत ही बजट में स्ट्रगल कर रहे हैं, बजट नहीं बीट हो पा रहा, हमें ड्रिल नहीं करानी, फाइन। फिर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 75% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी उस इंसिडेंट के ऑकर होने की, और उस पर कॉस्ट कितनी आएगी अगर वो ऑकर हुआ। तो सब कुछ को मिला के आपके डैमेजेस को, आपके वेस्टेज को, आपके पेनल्टीज़ को, आपकी मार्केट में गुडविल्स को, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, आपकी क्वालिटी डिक्लाइन को, आपके अदर जितनी भी डैमेजेस हैं, और आप पे जो पेनल्टी लगी एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स की, उन सबको मिला के हमें ये पता लगा कि $4,50,000 का आपको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये इवेंट आकर हुआ। और अगर ना हुआ तो आप दैट्स योर गुड लक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, अब हमने डिसीजन लेना है, शुड आई प्रेफर दिस ऑप्शन, शुड आई प्रेफर और दिस ऑप्शन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होने के चांसेस कितने, और अगर हुआ तो इम्पैक्ट कितना होगा। अब हम डिसीजन लेने की, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम इसको लेता हूँ कि मैंने ड्रिल भी करा ली और वो इंसिडेंट भी आकर हो गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। देखें, अगर इंसिडेंट हुआ तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कितनी बनी, इनको मल्टीप्लाई किया $30,000, उसको ऐड कर दीजिए इनिशियल कॉस्ट के अंदर, उसको भी ऐड कर लिया, तो मुझे मैक्सिमम कॉस्ट जो पड़ेगी $2,35,000 पड़ेगी, सब कुछ को मिला के। अगर इवेंट भी हो गया, इंसिडेंट आ भी गया, उसका इम्पैक्ट मुझे पड़ भी गया, तो सब कुछ को मिला के मुझे पड़ जाएंगे $2,35,000। फाइन, दैट्स ग्रेट। हम चाहते हैं ड्रिल नहीं कराना मुझे, अगर इंसिडेंट हुआ तो इट मीन 75 को मल्टीप्लाई किया $4,50,000 से, तो आपको कॉस्ट पड़ेगी $3,37,500 की। अब कंपेयर कीजिए इन दोनों वैल्यू को। ड्रिलिंग की कॉस्ट
करवा भी ली और इम्पैक्ट पड़ भी गया, इंसिडेंट आकर आग भी गया, तब भी आपको ये वैल्यू काफ़ी कम पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। अगर आपने ड्रिलिंग ना कराई, आपने ये ट्रेनिंग ना दी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इस ड्रिल के ऑप्शन को ना चूज़ किया, तो आपको इतने हद तक का कॉस्ट पड़ सकता है। और अलग से आपकी मार्केट में रेपुटेशन, आपके डैमेजेस, आप पे पेनल्टीज़, आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के जितने सूट होंगे, केसेस होंगे, आपको इंश्योरेंस की जितनी पेनल्टीज़ भरनी होंगी, सब की सब वो एक अलग टॉपिक है। तो यही चीज़ समझाने की हम कोशिश करते हैं इसमें, डिसीजन ट्री एनालिसिस में हम केस स्टडी करते हैं। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, और अगर इस तरफ जाता हूँ तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता हूँ। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना है, इसको मज़ीद डिस्कस करना है, तो डिसीजन ट्री के काफ़ी लेक्चर्स पे हैं, वैसे यूट्यूब पे मैंने भी देखे, लेकिन टाइम कम है यहाँ पे, मैं मज़ीद इसको आगे इसके बाद हम नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो जो बेसिक चीज़ थी पीएमपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी है कि डिसीजन ट्री में हम असल में करते क्या हैं, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, सेम लाइक इनिशियल कॉस्ट ऐसी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी इम्पैक्ट, अगर दूसरे डिसीजन पे जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना, इम्पैक्ट कितना है, दैट्स इट। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन सेम ऐसे ही आते हैं एग्जाम में भी। तो यहाँ पे हमारे पास अब आउटपुट रिस्क रजिस्टर अपडेट्स, ये शीट शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से हम देखते हैं। जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में हम इस एरिया में काम करते हैं सारे, इस पर हम बात कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव पे हम क्वांटिटेटिव साइड पे आ जाते हैं, अब उनको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं उन सारे इवेंट्स को। तो हम जो प्रायोरिटाइज लिस्ट है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की, उसको यहाँ पे लेकर आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, अब हम प्रोजेक्ट को कितना हद तक अचीव कर सकते हैं, हमारे पास कितनी, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, हमारे क्वांटिटेटिव में ट्रेंड्स किस तरह आ रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, कॉस्ट एरिया कौन सा है, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया में, वो चीज़ सामने आ जाती है। इनिशियल कंटीजेंसी टाइम एंड कॉस्ट रिजर्व्ड कंटीजेंसीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास कुछ ना कुछ बात समझ में आ रही है कि हमारे पास इतनी वैल्यू होनी चाहिए क्वांटिफाई करने के बाद। ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्सपोजर आएगा आपके पास, आपके प्रोजेक्ट के बजट से हट के जो अदर रिस्क के लिए जो कॉस्ट लगने वाली है, उन सबको मिला के एक्सपोजर आपके सामने आ जाते हैं। हम रिजर्व एनालिसिस में देख लेते हैं। रियलिस्टिक अचीवेबल कंप्लीशन डेट्स, कॉस्ट, टाइम, कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ सब जब हमने क्वांटिफाई कर लिया और वो सारे जो आपको रिजर्व चाहिए थे वो भी आपको मिल गए, तो अब हमारे पास कॉन्फिडेंस है यार, किसी तरह का भी इवेंट अगर सामने आता है जो सीवियरिटी लेवल पे हमारे उसको मीट कर रहा है, तो उसको हम फ़ौरन रिस्पॉन्स करने के लिए हम अब कैपेबल हैं, उससे हम डील करने के लिए हम अभी रेडी हैं। रिकमेंडेड रिस्पॉन्सेस यहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं, देखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे अब हमारे पे जो क्वांटिफाई करने के बाद उन सारे इवेंट्स को हमने देख लिया, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गई, डिसीजन ट्रीज हो गए, सारे प्रोसेस को हमने देख लिया कि अब हमने क्वांटिफाई कर लिया। अब जब हम रिस्क रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे तो ये सारी कहानी आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।